हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? माय सेल्फ शमीम एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट 1857 के काजेज क्या हैं एंड फेलियर के काजेज क्या हैं। रिवोल्ट फेल हो जाता है, उसके काजेज क्या है, रीजंस क्या है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ज्यादातर यही कहा जाता है, इसको और भी नाम दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर नाम है इसका वो यही है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। इट हैड वेरियस कॉजेज एंड अल्टीमेटली फेल्ड टू ओवरथ्रो ब्रिटिश डोमिनेंस। इसके कई सारे काजेज हैं, ठीक है, रिवोल्ट क्यों हुआ उसके काजेज भी हैं और फेलियर क्यों हुआ इसका उसके भी काजेज हैं। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि ये रिवोल्ट जो है फेल हो जाता है ब्रिटिश डोमिनेंस को ओवरथ्रो करने में, ब्रिटिश को यहां से निकालने में। ब्रिटिश सप्रेस कर देते हैं इस रिवोल्ट को, इसको शांत करा देते हैं, लोगों को शांत कराते थे अपनी ब्रूटिलिटी से और अपनी पावर की वजह से। तो चलिए अब हम देखते हैं काजेज क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। टू द पॉइंट मैंने नोट्स बनाए हैं, इसके कई सारे काजेज हैं, मैंने मेजर जो 4-5 बड़े काजेज हैं वो मैंने लिखे हैं। तो सबसे बड़ा काज जो था मिलिट्री काज था। मिलिट्री काज में आपको क्या लिखना है? मिलिट्री ओवरसीज डिप्लॉयमेंट विच वाज अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ हिंदूज इन नॉट क्रॉसिंग द सीज। देखिए मिलिट्री काज में क्या आ जाता है, जो ओवरसी डिप्लॉयमेंट की जाती थी इंडियन आर्मी की, जो हिंदुस्तान के नागरिक थे, यहां के लोग जो थे, इनको बाहर नदी पार समंदर पार जो लड़ाइयां लड़ते थे अंग्रेज, वहां उनको भेजा जाता था लड़ाइयां लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, जो कि था हिंदू बिलीफ के अगेंस्ट। ठीक है, वो हिंदुओं का ये मानना था, उनका ये बिलीफ था कि अगर हमने उस नदी को, इस सी को क्रॉस किया तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है। तो इस तरह से जो हिंदू मिलिट्री थी, हिंदुस्तान की आर्मी थी, उसके रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं और इसका ये काज बन जाता है रिवोल्ट का। ठीक है, डिफरेंस इन सैलरीज, सैलरीज में, तनख्वाहों में, या हम कह सकते हैं वेजेस में भी डिफरेंसेस थी। जो ब्रिटिश आर्मी थी या ब्रिटिश सिपाही जो थे यहां पे, उनकी सैलरी ज्यादा हुआ करती थी, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन सिपाही थी, उनसे ज्यादा। ठीक है, ये सैलरीज की डिफरेंस थी, इसकी वजह से मिलिट्री काज बन गया ये रिवोल्ट का। प्रोविजंस फॉर यूरोपियन सोल्जर्स, जो यूरोपियन सोल्जर्स थे, यूरोपियन ट्रूप्स थे, उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते थे, उनकी सैलरी ज्यादा होती थी, उनको कई सारे हुकूक मिलते थे। ठीक है, उनके अंदर उनके पास पावर्स होते थे जो इंडियन आर्मी के पास ज्यादा नहीं थे। इंडियन रैंक्स कुड नॉट राइज अबव सूबेदार, जो इंडियन रैंक्स थे, इंडियन मिलिट्री रैंक्स, वो सूबेदार से ऊपर नहीं जा पाते थे। ठीक है, जो यूरोपियन सोल्जर्स थे वो सूबेदार से ऊपर जितनी भी रैंक्स आती हैं उन सब तक जाते थे, लेकिन इंडियन ट्रूप्स को सूबेदार से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। तो इस तरह से ये कुल मिला के ये मिलिट्री काज बनता है और ये एक बहुत बड़ा काज बन जाता है रिवोल्ट 1857 का। और खाली इस मिलिट्री काज से ही रिवोल्ट नहीं हुआ, इसमें कंबाइनली कई सारे काजेस थे। तो फिलहाल ये तो आपने एक काज देख लिया, मिलिट्री काज। नंबर 2 पे आ जाता है पॉलिटिकल काज। एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड द इंपोजिशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्रिएटेड डिसकंटेंट अमंग Indian rulers who lose their autonomy. This become the cause of revolt. देखो पॉलिटिकल काज में क्या हुआ, कई सारी प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड कर दी अपनी टेरिटरीज। दो जो पॉलिसीज उन्होंने लगाई थी, इंप्लीमेंट की थी, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको ये सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस के साथ मिल जाएंगी। तो इन पॉलिसीज के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कई सारी प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स कर दिया। जैसे हमने देखा था सतारा हो गया, या ऐसे हमने देखा था अवध जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट थी, उसको भी इन्होंने एनेक्स कर लिया। और इससे क्या हुआ, इंडियन रूलर्स में बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को लूज कर दिया और लोगों में बहुत गुस्सा आया, इंडियन रूलर्स में भी गुस्सा आया और ये एक बहुत ही बड़ा काज बन गया जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल काज रिवोल्ट का, रिवोल्ट 1857 का। Okay, let's move ahead. The number 3 is economic causes. इकोनॉमिक काजेस क्या क्या रहे? हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। देखिए जो यहाँ के पीजेंट्स थे, यहाँ के आर्टिजन्स, यहाँ के लोकल ट्रेडर्स थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्स, जो वो कमाते थे उससे कई गुना ज्यादा टैक्स था, तो लोगों में गुस्सा आएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लगा दी गई, जमींदारी, रॉयतवारी, मालवारी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इससे भी लोगों के अंदर रिजेंटमेंट आई, लोगों के अंदर गुस्सा आया और उन्होंने रिवोल्ट करना
शुरू कर दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज विच रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। जो यहाँ की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो गया या हैंडलूम हो गया, जिसमें लोग खुद हाथ से कोई चीज बनाते थे, तो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और रिजल्ट क्या निकला? लोग अनएम्प्लॉय हो गए, लोगों के अंदर बेरोजगारी आने लगी। क्या हुआ था? जो यहाँ के लोकल लोग थे वह अपने हाथ से कपड़े बनाते थे या मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अब वो भी इंपोर्ट होने लगे, अब वो भी बाहर यूरोपियन कंट्री से आने लगे, तो वहां की इंडस्ट्रीज जो है ग्रो करने लगी और यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगी। तो लोगों में रिजेंटमेंट आई, लोगों में गुस्सा आया और उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। दिस काज्ड वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग पीजेंट्स, आर्टिजन्स एटसेट्रा। और इससे क्या हुआ? इन इकोनॉमिक काजेस की वजह से काफी सारा गुस्सा आया लोगों में, पीजेंट्स में खासकर और आर्टिजन्स में, जो इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले थे, और कुल मिला के फिर ये इकोनॉमिक काजेस बन जाते हैं। लेट्स मूव अहेड, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, सोशियो रिलीजियस काजेस, समाज में और धर्म में क्या क्या हो रहा था, उसमें भी रिफॉर्म्स आ रही थी, उसमें भी चेंज आ रही थी, उसकी वजह से भी लोगों ने रिवोल्ट करना, बगावत करनी शुरू कर देती। Some reforms like Anti-Sati Resolution 1829 and Widow Remarriage Act 1856, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रख लेना, डेट्स इंपॉर्टेंट है। कुछ रिफॉर्म्स, जैसे इंडिया में क्या होता था? सती सिस्टम था, जिसमें अगर शौहर मर जाता है तो उसकी बीवी को, उसकी वाइफ को उसके साथ जिंदा जलना पड़ता था। उस चीज को इन्होंने क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया, उस चीज को इन्होंने खत्म कर दिया 1829 में। और इससे क्या हुआ? ये एक रिलीजियस सेंटीमेंट था हिंदू लोगों का, और उनका ये रिलीजियस सेंटीमेंट जो है हर्ट हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे रिलीजन में चेंज आ रही थी। विडो रीमैरिज एक्ट, और फिर विडो रीमैरिज एक्ट भी उन्होंने कहा कि जो विडो होगी, जिसका खावन या जिसका शौहर मर गया होगा, तो वो दोबारा से शादी कर सकती है। ये एक्ट लाया गया था 1856 में। ठीक है, जो सती सिस्टम में हुआ करता था, जो मर जाता था पति, और उसकी पत्नी को फिर से दोबारा शादी करने की परमिशन मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं पे रिलीजियस काजेस बने, वेर अनपॉपुलर अमंग ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, और ये काजेस बन गए और ये अनपॉपुलर थे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज में। मतलब जो इन रूल्स पे बिलीव करने वाले थे, इन रूल्स के मानने वाले थे, रिलीजियस रूल्स को, उन्हीं को हम ऑर्थोडॉक्स हिंदूज कहते हैं। तो इस तरह से हिंदू ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। सेकंड चेंज क्या थी? फोर्सफुल कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी। चाहे देखिए यहाँ पे मुसलमानों का राज था, मुस्लिम थे लोग और हिंदू थे, और इनको फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था। फोर्सफुली उन्हें मार पीट के उनका धर्म चेंज कराया जाता था। तो इससे लोग बहुत गुस्सा हुए और सोशो रिलीजियस काज बन गया ये भी रिवोल्ट का। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेफल्स दैट रिक्वायर्स काउ एंड पिग फैट ऑफेंडेड रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इन्होंने नई रेफल्स लाई, नई बंदूकें लाई, गन्स लाई, जिसके लिए क्या जरूरत थी? काउ, गाय का, और पीग का फैट चाहिए होता था, और उसको क्या करना पड़ता था? उसको पहले मुंह से उसको छीलना पड़ता था, चलाना पड़ता था। या सिंपली मैं कह सकता हूं कि माउथ का इस्तेमाल होता था। तो देखिए इसमें क्या हुआ? रिलीजियस सेंटिमेंट्स दोनों के हर्ट होने लगे, हिंदूज के भी और मुस्लिम्स के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफेंड होने लगे, क्योंकि मुस्लिम जो है पिग को मानते ही नहीं है। ठीक है, और हिंदू जो है, हिंदू कहते हैं कि काऊ जो है, गाय जो है हमारी माता है। तो इस तरह से इन दोनों को आपस में एक तो लड़ाई करा दी गई इस चीज के ऊपर भी कि जब पिग को मारा जाएगा, ठीक है, तो मुस्लिम तो वो छू नहीं सकता वो गन, या काऊ को मारा जाएगा तो हिंदू तो खामोश रहने वाला, ये शांत रहने वाला नहीं है। तो इस तरह से लोग इन्होंने आपस में हिंदू मुस्लिम करा दिया, एक तो कंट्री के ऊपर सेपरेशन करा दी कंट्री में, और इन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज न्यू राइफल, जिसको चाहिए थी काऊ और पिग फैट्स। तो यहां के लोगों ने, जो आर्मी थी यहाँ की, सोल्जर्स जो थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम ये राइफल्स नहीं चलाने वाले हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा सोशो रिलीजियस काज बन जाता है रिवोल्ट 1857 का। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इज नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म, हुबल वतनी, ठीक है, कौमियत लोगों में आने लगी। लोगों को हुबल वतनी अपने अंदर, लोगों को वतन का जज्बा, वतन से प्यार, वतन की मोहब्बत, ये लोगों को समझ में आने लगी। ठीक है, द रिवोल्ट वाज आल्सो फ्यूल्ड बाय ग्रोइंग सेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। तो ये रिवोल्ट जो है ये और ज्यादा फ्यूल्ड हुआ, यानी कि इसमें और ज्यादा आग लगी। किसकी वजह से? जो लोगों के अंदर सेंस ग्रो हुआ नेशनलिज्म का, इस कौमियत का, पैट्रियोटिज्म का, हुबल वतनी का, कि हमें अपने वतन से प्यार करना है, हमारे अपने वतन में हमें खुद राज करना है, इन अंग्रेजों को यहां से भगाना है। द कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड बिगेन क्वेश्चनिंग ब्रिटिश रूल एंड एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। और ये जो कंसेप्ट था नेशनहुड का, इन्होंने इससे क्या हुआ? लोगों ने ब्रिटिश रूल से क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी, सवाल शुरू कर दिए करने कि भाई बताओ आप यहां पे क्या करने आए हो, क्यों आए हो? ये तो हमारा मुल्क है, ये हमारी कंट्री है, हमारा नेशन है, हम जिस तरह से चाहे उस तरह से चला सकते हैं, आप बताओ कि आप यहां से दफा कब होने वाले हो? तो ये लोगों के
अंदर नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म बढ़ने की वजह से, जो कंसेप्ट था, इसकी वजह से भी लोग रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड ये कंबाइनली कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ काजेज हैं, इसके बगैर और भी कई सारे काजेज हैं, लेकिन ये मेन काजेज हैं जिसकी वजह से रिवोल्ट 1857 स्टार्ट होता है। लेकिन इतना ही नहीं, रिवोल्ट तो हुआ, लोग तो बड़े जज्बे में थे, बहुत ही पैशनेट थे, बहुत ही एंथुसियास्ट थे, लेकिन लोगों में अब कहीं ना कहीं पे कुछ खामियां भी थी जिसकी वजह से ये रिवोल्ट जो है 1857 का वो फेल हो जाता है। तो फेलियर के कौन कौन से काजेज हैं, फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 के काजेज जो हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रीजन ऑफ द फेलियर वाज द लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। लोगों के अंदर वो एकता, वो यूनिटी, वो कोऑर्डिनेशन, वो बॉन्ड नहीं रहा कि वो मिलकर लोगों अंग्रेजों को यहां से भगाते, वो चीज, उस चीज की कमी थी। द रेबिलियन लैक्ड द सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एंड यूनिफाइड स्ट्रेटजी। इट वाज डिफिकल्ट टू सस्टेन अगेंस्ट द वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रिटिश फोर्सेस। जो रेबिलियन थे, जो रिवोल्ट में हिस्सा लेने वाले थे, उनके अंदर सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। ठीक है, एक ऐसा रूलर या एक ऐसा लीडर जो एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा कर सके, उनको यूनाइट कर सके, उस चीज की कमी थी यहां पे। यूनिफाइड स्ट्रेटजी नहीं थी उनमें, तो ये मुश्किल था कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रिटिश फोर्स के आगे सस्टेन कर पाते, ज्यादा देर तक टिक पाते। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है फेलियर का। नंबर सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इन बेचारों के पास ज्यादा वेपन्स नहीं थे, ज्यादा हथियार नहीं थे कि वो ज्यादा देर तक लड़ पाते, या मिलिट्री स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं थी। इंडिया में जितनी भी आर्मी थी या जिन्होंने रिवोल्ट शुरू किया था वो बहुत कम थे इन नंबर। ठीक है, या वो आउट गन्ड भी थे। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं इसमें। द रेबल्स फेस्ड चैलेंज इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, वेपन्स एंड मिलिट्री एक्सपर्टाइज। जो रेबल्स थे उनको कई सारी चैलेंज को फेस करना पड़ा, कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, कई सारी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ा। इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ठीक है, वेपन्स, हमारे पास ज्यादा बंदूकें नहीं थी या हमारे पास ज्यादा हथियार नहीं थे जिससे हम लड़ पाते, या मिलिट्री एक्सपर्टाइज नहीं थी ज्यादा। दे वर ऑफन आउट नंबर्ड एंड आउट गन्ड बाय द ब्रिटिश। उनको कभी कभी आउट नंबर्ड किया जाता, यानी कि मार दिया जाता था, ब्रिटिशर्स उनको मार डालते थे, या आउट गन किया जाता, उनसे हथियार छीन लेते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स सप्रेस कर रहे थे, ब्रिटिश ब्रूटलिटी थी, ब्रिटिश मारपीट करते थे, तो रिसोर्सेज लिमिटेड थे, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत कम थी, इसकी वजह से भी ये रिवोल्ट जो है फेल हो जाता है। बीच में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ये हैंडरिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको रीजनेबल रेट्स पे ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। The third reason is British military suppression. British military suppression हुआ. The British quickly mobilized their military forces to suppress the rebellion. They regained control over key cities and regions by superior military power. Britishers ने क्या किया, अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री फोर्सेस को मोबिलाइज किया जल्दी जल्दी और उन जगहों तक पहुंचाया जहां रिवोल्ट हो रहा था, जहां पे लोग एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बाहर से, यूरोपियन कंट्री से और ज्यादा आर्मी मंगवाई ताकि यहाँ के इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जाए, इसको दबाया जाए। और इन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो रीगेन कर लिया, जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, इंपॉर्टेंट रीजन्स थे, किसकी वजह से, किसकी मदद से, अपनी सुपीरियर जो मिलिट्री पावर था उसकी मदद से। तो ये ब्रिटिश मिलिट्री सप्रेशन जो था ये भी एक रीजन बन जाता है फेलियर का, रिवोल्ट 1857 के फेलियर का। ओके, द फोर्थ रीजन इज ब्रिटिश प्रोपागेंडा एंड ब्रूटैलिटी। ब्रिटिशर्स ने प्रोपागेंडा चलाए, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज चलाए जिससे हिंदुस्तान के लोग आपस में अब डिवाइड होने लगे और लोगों के ऊपर ब्रूटैलिटी की, लोगों के ऊपर मारपीट की। द ब्रिटिश एम्प्लॉयड प्रोपागेंडा, दे यूज द इंडियन कम्युनिटीज टू फाइट विद ईच अदर एंड यूज ब्रूटल टैक्टिक्स टू सप्रेस द रिवोल्ट। तो इन्होंने क्या किया, कई सारे प्रोपागेंडा चलाए, हिंदुस्तान की जो अपनी कम्युनिटीज थी उनको आपस में लड़ाया, आपस में झगड़े करवाए और अपनी ब्रूटल टैक्टिक्स की वजह से जो मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे लोगों को, उसकी वजह से रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, रिवोल्ट को बंद करा दिया। नाउ द लास्ट काज इज द सोशल एंड रीजनल फैक्टर्स। कुछ सोशल और रीजनल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से रिवोल्ट फेल हो जाता है। द रिवोल्ट डिड नॉट गेन वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इस रिवोल्ट में एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट नहीं मिलता है, सारी सेक्शन जो है सोसाइटी के उनसे सपोर्ट नहीं मिलता है, इसकी वजह से भी फेल हो जाता है। सम इलाइट्स एंड रिच वंस वर प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट्स। जो कुछ इलाइट्स थे यानी कि अमीर तरीन लोग जो थे, रिच वंस जो थे, ये अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, यानी कि खुद को बचा रहे थे। वो अगर अमीर थे या उनको अंग्रेज किसी चीज की लालच दे रहे थे, वो उस इंटरेस्ट को छुपा रहे थे, उसको
को बचाने के चक्कर में वो आगे नहीं आ रहे थे, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और इस तरह से जो रिवोल्ट था उसे वाइड स्प्रेड सपोर्ट नहीं मिला। जिन लोगों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एलाइट्स और रिच वंस की ज्यादा जरूरत होती है किसी भी रिफॉर्मेशन में या किसी भी रेवोल्यूशन में, तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। ये अपने इंटरेस्ट, अपने मफाद के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये भी एक काज, बहुत बड़ा काज बन जाता है फेलियर का। ओके, लास्ट में एक पैराग्राफ लिख देना। While the revolt of 1857 failed to achieve its immediate objective of ending British rule, it served as a significant turning point in India's struggle for independence। तो हाँ, जबकि अगर रिवोल्ट 1857 जो है फेल हो जाता है, अपना जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो था उसका अचीव करने में, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव मीन्स जो ये जल्दी करना चाहता था, जो इंडिपेंडेंस हम चाहते थे कि जल्दी मिल जाती, ठीक है, ब्रिटिश रूल जो है एंड हो जाता जल्दी, अगरचे वो नहीं हो पाया, लेकिन इट सर्व्ड एज ए सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की जो स्ट्रगल चल रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें। इट इंक्रीज्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इंस्पायर्ड फ्यूचर मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इससे लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई, इससे लोगों के जो फ्यूचर मूवमेंट्स थी वो इंस्पायर हुई ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो लोगों ने अकॉर्डिंगली फिर स्टेप्स उठाने शुरू किए। एंड एट द एंड 1947 वो दिन था, वो ईयर था जिसमें अंग्रेज यहां से पूरी तरह से दफा हो जाते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, ये नोट्स पसंद आए होंगे। नोट्स के लिए एक लाइक कर दीजिए और प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ रह भी गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक दैट क्लियर। और अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आपको ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो हैं रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, पूरे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, इसके मॉडर्न हिस्ट्री के। तो आप मुझे इस पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड और नोटिफिकेशंस डाली जाती हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह भी शेयर किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।